कहानी शुरू होती है एक शेर से जो सदियों बाद भी तारीख के कानों में खटक रहा है। जाफर अज बंगालो सादिक अज दकन, नंगे आदम नंगे दीन नंगे वतन। ये शेर इलामा इकबाल का है और इसमें दो नाम हैं, एक मीर जाफर जिसने बंगाल को भेजा और दूसरा अमीर सादिक जिसने दक्कन को लुटवाया। ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि एक गद्दार पूरी सल्तनत को तबाह कर सकता है, 1000 बहादुरों को मिटा सकता है और सदियों की मेहनत को एक रात में बर्बाद कर सकता है। गद्दारी एक ऐसी आग है जो पहले अपने आप को जलाती है, फिर अपने घर को और आखिर में पूरी कौम की लाशों पर राख बनकर बिखर जाती है। मीर जाफर ने प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया और इसे गद्दारी ने बंगाल को अंग्रेज़ों की जेब बना दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों का हौसला बढ़ा और वो समझ गए कि हिंदुस्तान में फतह का छोटा रास्ता एक गद्दार के दरवाजे से गुजरता है। और फिर वही अंदाज दक्कन में आजमाया गया जहां खड़ा था एक शेर, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1750 में देवनहली में पैदा हुए। बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ थे। दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल होते और टीपू सुल्तान घोड़ों और तलवारों को देखा करते थे। उनके वालिद हैदर अली ने उनकी तरबियत ऐसी की जैसे मुस्तकबिल के किसी सिपा सलार की जाती है। 15 साल की उम्र तक टीपू ने अरबी, फारसी, उर्दू और कुन्नड़ में महारत हासिल कर ली थी। फ़िक़्ह, फल्कियात और फ़ौजी हिकमत अमली उनके पसंदीदा मज़ामीन थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो इन्होंने सीखी वो ये थी कि ग़ुलामी से मौत बेहतर है। ये सबक उनके वालिद ने उनके दिल में इस तरह डाला जैसे कोई तीर कमान में चढ़ाता है। एक और शेर जो शायद टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर सादिक आता है, फैज़ अहमद फैज़ का है। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। और टीपू ने ये अहद कर लिया था कि वो कभी किसी गैर के सामने सर नहीं झुकाएंगे, चाहे इश्क की बाजी हार जाएं मगर मात नहीं मानेंगे। अंग्रेज़ों का पहला खतरा उस वक्त महसूस हुआ जब हैदर अली ने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि सल्तनतें लेने आई है। पहली एंग्लो मैसूर जंग 1767 में लड़ी गई। उस वक्त टीपू की उम्र महज 17 साल थी, लेकिन वो अपने वालिद के साथ मैदान में थे। उस जंग में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को खूब सबक सिखाया। माहिदा मद्रास के साथ जंग खत्म हुई, लेकिन हैदर अली ने अपने बेटे को समझाया कि अंग्रेज़ वादा खिलाफ हैं, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। टीपू ने यह बात अपने दिल में बिठा ली। फिर आई 1780 की दूसरी एंग्लो मैसूर जंग। ये वो जंग थी जिसमें टीपू ने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक हिंदुस्तानी हुक्मरान अंग्रेज़ों को कैसे हरा सकता है। पोलीवर की जंग में टीपू ने बरतानवी फौज को ऐसी शिकस्त दी कि इंग्लैंड तक मातम छा गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4000 अंग्रेज सिपाही इस जंग में मारे गए। ये हिंदुस्तान में कंपनी की बदतरीन शिकस्त थी। लेकिन इसी जंग के दौरान दिसंबर 1782 में एक ऐसा लम्हा आया जिसने टीपू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जी, हैदर अली की मौत का वाकया। ये बहुत दर्दनाक था। वो कैंसर में मुब्तला हो चुके थे। जब बीमारी बढ़ी तो वो सिरी रंगपटम के किला में थे। एक रवायत के मुताबिक जब हैदर अली को अपनी मौत का यकीन हो गया तो उन्होंने टीपू को अपने पास बुलाया। टीपू उस वक्त मैदान जंग में मसरूफ थे, लेकिन जब इन्हें खबर मिली तो वो फौरन अपने वालिद के पास दौड़े आए। हैदर अली ने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, मेरे शेर, अंग्रेज भेड़िए हैं, इनसे कभी सुलह मत करना। अब मैसूर तुम्हारे सुपुर्द है, इसे गुलामी में मत जाने देना। चंद ही लम्हों में हैदर अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। कहते हैं जब टीपू ने अपने वालिद की मैयत के पास जाकर सर रखा तो उनकी आंखों से आंसू ना रुके।
लेकिन रोते हुए भी उनके होंठों पर ये अल्फाज थे, अब्बा जान, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, मैं मैसूर को गुलामी में नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद टीपू ने कभी आंसू नहीं बहाए। उसके अंदर का बच्चा मर चुका था, अब वो सिर्फ एक सप्पा सलार था। टीपू ने जंग जारी रखी और बिलाखिर 1784 में मुआहिदा मंगलोर हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों को टीपू की शराइत माननी पड़ी। ये एक हिंदुस्तानी हुक्मरान की आखिरी कामयाबी था, जिसने अंग्रेज़ों को अपनी मर्जी से मुआहिदा करने पर मजबूर किया। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1790 में शुरू हुई। इस बार अंग्रेज़ों ने अपना पूरा जोर लगा दिया। इन्होंने मरहटों और निज़ाम हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। टीपू तन्हा था, फिर भी उसने दलेरी से मुकाबला किया। बंगलोर का किला गिर गया और आखिर 1792 में श्रीरंगपट्टम का मुहासरा हुआ। टीपू को मुआहिदा करना पड़ा, अपनी आधी सल्तनत देनी पड़ी, अपने 2 बेटों को यरगमाल देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए तावान देना पड़ा। लेकिन टीपू टूटा नहीं। उसने फिर से ताकत जमा करनी शुरू की। उसने फ्रांस से ताल्लुकात बनाए, नेपोलियन को ख़त लिखे और अपनी फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस किया। वो जानता था कि आखिरी जंग आने वाली है, और वो आई 1799 में, चौथी एंग्लो मैसूर जंग। यहाँ आता है वो मकाम जब मीर सादिक तारीख के स्याह तरीन किरदारों के तौर पर उभरता है। मीर सादिक टीपू का वजीर था। उसे टीपू ने अपना दायां हाथ बना लिया था। वो हिसाब किताब, इंतज़ामिया और ख़जाने का जिम्मेदार था। टीपू ने उसे अपने ख़ानदान की तरह इज्जत दी, लेकिन मीर सादिक के दिल में लालच था। अंग्रेज़ों ने इसे बड़ी रकम की पेशकश की। इन्होंने इसे वादा किया कि जंग के बाद वो मैसूर का नया वज़ीर बना दिया जाएगा। फिर मीर सादिक ने वही किया जो मीर जाफ़र ने बंगाल में किया था। उसने अंग्रेज़ों को किले के नक्शे भेजे, बारूद के तहखानों के बारे में बताया और मशरकी दीवार की कमज़ोरियों से आगाह किया। 4 मई 1799 को जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो मीर सादिक ने गार्ड्स को हटा दिया। उसने बहाना बनाया कि सिपाहियों को तनख्वाह तकसीम करनी है। जब टीपू ने रॉकेट दस्ते को बुलाया तो बारूद गीले पड़े थे, किसी ने पानी डाल दिया था। अल्लामा इकबाल ने इस गद्दारी पर क्या खूब कहा है, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। यानी जिस दिल में अक्ल गुलामी बैठ जाए, उस दिल से कुछ अच्छी उम्मीद ना रखो। मीर सादिक का दिल तो मुकम्मल तौर पर अक्ल का गुलाम बन चुका था। शेर ने बगैर बारूद के भी लड़ना शुरू कर दिया। टीपू ने अपनी तलवार हाथ में ली और खुद दुश्मन पर हमला कर दिया। वो पैदल लड़ रहा था क्योंकि उसका घोड़ा मारा जा चुका था और उसके जिस्म पर मुतअद्दिद गोलियां लगीं, लेकिन वो गिरता नहीं था। एक अंग्रेज अफसर ने बाद में लिखा कि वो शेर की तरह लड़ा और शेर की तरह मरा। आखिरकार एक गोली उसके दिल को लगी और वो गिर पड़े। जब अंग्रेज़ों ने उनकी लाश पहचानी तो खुद उनके सिपाही भी खामोश हो गए। कहते हैं कि एक अंग्रेज़ जर्नैल ने टीपू की लाश को देखकर कहा, आज एक अजीम इंसान मरा और हम इसके कातिल हैं। लेकिन असल कातिल कोई और था। मीर सादिक किले के दरवाजे पर अंग्रेज़ों का इस्तकबाल करने आया, हाथ में तहाइफ लिए। उसने सोचा कि अब उसे इनाम मिलेगा, लेकिन अंग्रेज़ जर्नैल ने इसकी तरफ देखा और अपने सिपाहियों से कहा, यह आदमी अपने मालिक का कातिल है, ऐसे गद्दार हमारे लिए भी ख़तरनाक हैं। मैसूर के सिपाही जो अभी तक जिंदा थे मीर सादिक पर टूट पड़े। कुछ ही लम्हों में उसकी लाश ज़मीन पर थी। गद्दार अपने अंजाम को पहुंच चुका था। मीर सादिक को श्रीरंगपट्टम के करीब दफन किया गया। कहते हैं कि आज भी उसकी कब्र पर जूते फेंके जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं और लोग कहते हैं ये है वो कब्र जिसने एक सल्तनत को तबाह किया। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन इसका सबक कभी ख़त्म नहीं होता। तारीख़ में जितने भी अजीम लोग हुए हैं, इन्हें अक्सर बाहर की तलवारों नहीं, अंदर के घावों से मौत आई है। मीर जाफ़र ने बंगाल को लूटा, मीर सादिक ने मैसूर को बेचा, लेकिन उनका अंजाम देख लो।
एक को जिल्लत मिली, दूसरा कत्ल हुआ, और आज उनके नाम नफरत की अलामत हैं। और टीपू सुल्तान, वो आज भी जिंदा है, उसकी कब्र पर फूल चढ़ते हैं, उसकी बहादुरी की कहानियाँ सुनी जाती हैं और बच्चे उसके नाम से सबक लेते हैं कि गुलामी से मौत बेहतर है। आखिर में वही शेर जो इस कहानी का उन्वान है, अल्लामा इकबाल का, जाफर अज बंगालो सादिक अज दकन, नंगे आदम नंगे दी नंगे वतन। गद्दार कोई भी हो वो नंग है, इंसानियत का नंग, मज़हब का नंग और वतन का नंग। और बहादुर कोई भी हो वो सरफराज है, चाहे वो मर जाए, उसकी मौत भी किसी कौम को जला देने के लिए काफ़ी होती है।